नाज़रीन, GNN की बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आज हम मुख्तलिफ सेक्टर के जो लीडर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के और बिज़नेस के और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कभी मैं तारुफ़ करवाता हूँ, मगर अभी मैं जब ये आ रहा था इस रिकॉर्डिंग के लिए तो डॉक्टर इकरामुल हक तशरीफ़ ले आए ज़रा जल्दी, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। उस वाक़े से हम अपनी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। एक टीवी प्रोग्राम में मैंने एक MNA साहिबा से पूछा कि जो फाइनेंस बिल जब पास होता है तो क्या होता है उसमें? बस वो आता है, उस पर हम बहस करते हैं, कोई तरमीम करते हैं। मैंने कहा उस दिन काम और भी होता है। उस दिन बहुत से लोगों की फेट सील हो जाती है। स्टेंटेड ग्रोथ के मारे कितने बच्चे होंगे, स्कूलों से बाहर कितने बच्चे रहेंगे, ट्रीटेबल डिजीज़ से क्या सिलसिला होगा। तो वो एकदम से वो गड़बड़ा सी गई, क्योंकि उन्होंने इस एंगल से कभी अपने रोल को नहीं देखा। राजिब, मैं ये कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी अहम है और इट रिलेट्स टू योर लाइफ और आपकी ज़िंदगी पे इसका असर होता है। तो इसको हम देखते हैं और बहस भी करते हैं। मेरे साथ इधर मौजूद हैं जनाब आफाक अली साहब, माहिर हैं, बहुत मईशत के माहिर हैं, और ख़ास तौर पर हम इनसे बात करेंगे बिजली के हवाले से। मेरे इस तरफ हैं जनाब फ़हीमुर्रहमान सहगल साहब, जो कि सदर हैं LCCI के, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमाया जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब, सर आपको भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ है राना तारक महबूब, पैटर्न चीफ चेन स्टोर्स एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच। तो आफाक साहब, आपसे दाएँ तरफ से शुरू करते हैं। तो क्योंकि मुझे बताया गया कि आप दीगर अमूर के साथ साथ बिजली के सोलर आई एम वाइस चेयरमैन सोलर। जी, तो ये बड़ा एक फेस्टिंग वूंड बन गया IPPs। अब शायद अब हमें ऐसे लगता है जैसे हम ना ही करें इस पे बात, क्योंकि इससे टकरा के तमाम हमारी तरक्की की कोशिश जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। और अब सोलर भी हम फारिग कर देंगे। सोलर एक्चुअली फारिग हो नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोल्यूशन है और सोलर इनपुट फ्री है। सूरज विल रिमेन देयर और उस पर टैक्स तो मेरा नहीं ख्याल कोई इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट कोई गुमान नहीं है पाकिस्तान से, वी कैन एक्सपेक्ट दैट एज वेल। लेकिन सोलर जो है वो एक रेवोल्यूशन है और पाकिस्तान में यकीन करें, हम बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, हमें आइडिया नहीं हुआ कि कितना बड़ा मिरेकल हुआ है ये। यकीन करें, इट्स अ सेवियर फॉर अ कंज्यूमर एज वेल, जो आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग और जो हमारे किसान भाई हैं, इवन लोअर क्लास लोग, जिधर ग्रिड अवेलेबल है, लोड शेडिंग इतनी इंटेंसिव है कि वहाँ पे ग्रिड का होना ना होना एक ही बराबर है। तो सोलर देखें, पहले आपने कभी सोचा था कि आप ग्रिड के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कभी नहीं सोचा। डेमोक्रेटाइज होगी ना बिजली, डेमोक्रेटाइज होगी, घर में बैठ के बनाए, डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है ना, मतलब कि यू डोंट नीड टू हैव अ ग्रिड। लेकिन आज मैं अपना होल्ड रखे हुए हैं। नहीं, होल्ड देखें, वो होल्ड तो उनका वहीं तक है ना जहाँ पर ग्रिड अवेलेबल है। अब देखें, टोटल कस्टमर जो बेस है नेट मीटर बस 6 लाख समथिंग है, लेकिन सोलर 6 गीगावाट लगा हुआ है इधर जो नेट मीटर्ड है, या 8 गीगावाट कर लें तो टोटल इंपोर्ट तो 50 गीगावाट हुआ है। अब बाकी जो 42 गीगावाट है वो तो नॉन ग्रिड एरिया में लगा है ना, जहाँ पे देखें ना आफाक साहब, आगे आपसे बात को आगे बढ़ाते हैं। 2000 अरब रुपए की हमने कैपेसिटी पेमेंट की, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। तो आप क्या समझ, और फिर बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप कितना वाइटल समझते हैं चीपर बिजली? अब पूरी दुनिया में हमने देखा है जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसकी फंडामेंटल, तो क्यों इसको ठीक नहीं कर पाते? सबसे पहले तो जो क्यों वाली बात है उसमें सर, अगर आप विल शामिल कर लेना तो मेरा मानना ये है कि स्टेट के पास रिसोर्सेज भी हैं और पावर भी होती है कि वो जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहे कर सकती है, उसमें सिर्फ आपकी विल पैदा हो। आपने कहा हमारी जो इंडस्ट्री का इस वक्त सबसे क्रॉनिक इशू है और सबसे जो बड़ा इशू है वो पावर सेक्टर का टैरिफ है। हम इस पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोरम पे ये बात करते रहते हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा पावर टैरिफ कम नहीं होता, हम अपने रीजनल कंट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में कंपेटिटिव नहीं हो सकते। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसका जो सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है वो ऑयल बेस्ड है, जबकि कुदरत ने हमें जो एक कुदरती जो हमारा एनवायरनमेंट है वो था हाइडल। और इसके बाद आप जिस तरह सोलर की तो कैपेसिटी आपने देख ली है, एज ऑफ टुडे मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 8000 मेगावाट तक हमारी कैपेसिटी ये जो सोलर जनरेशन पे जा चुकी है। तो आप अंदाज़ा करें विच इज़ अराउंड 30% हमारा जो मैक्सिमम पीक जो इसकी रिक्वायरमेंट है गर्मियों में, आप समझ लें कि 24,000 मेगावाट के लगभग हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें चाहिए ये था कि हम ये जितने भी इश्यूज़ आए हैं IPPs के, हमने अपना पावर
जो जनरेशन है वो ऑयल बेस्ड रखी है। अभी भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें फौरी तौर पे इसको हाइडल के आपके दो फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपने जितने भी आप 35 मिलियन एकड़ फिट जो वाटर है हर साल आप ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला ये बरसात के मौसम में पानी आता है और बहुत सारी तबाही मचाते हुए फिर हम इसको बहिरा अरब में ज़ाया होता है और बहिरा अरब में गर्क कर देते हैं दूसरे लफ्ज़ में। तो हमें ये चाहिए कि छोटे छोटे रिजर्वायर वाटर रिजर्वायर बनाएं, उससे अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत करें। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो साथ साथ अपना सोर्स ऑफ 14 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है ग़ज़ाई। बट वी आर सपोज टू बी द एग्रीकल्चर कंट्री एज वेल। पंजाब का जो आपका ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा भी है, तो हम अपने जो हमसाया मुल्क का पंजाब देखें तो उसकी आप किसी तौर पे भी आपका जो पर एकड़ यील्ड है यहाँ से 50 किलोमीटर से बिजली की कीमतें भी तो देख लें आप, 8 रुपए का यूनिट दे रहे हैं वो। तो ये तो रीजनल कंट्री में आप मैं बड़ा हैरान हुआ डॉक्टर साहब मैंने कल अफ़गानिस्तान के रेट निकाले तो AFN कहते हैं ना उनकी करेंसी को, तो ये 3.75 यानी 3.25 अफगानी का। अब चूँकि हम अफ़गानी करेंसी से भी नीचे गिर गए हैं तो हमारे समझ लें 15 रुपये या 16 रुपये की वो बन रही है। डॉक्टर साहब कहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये रोज़ शोर हम मीडिया पे थक गए हैं बात। मैं यानी 2012 से मैं इशू ये कम से कम टेकअप कर रहा हूँ, मगर क्या है, कोई नेक्सस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्यों हम इसको इतने वाइटल इशू को सॉल्व नहीं कर पाते? जी कैसा बहुत दफ़ा इस पर बात हुई। पहले तो ये मंसूबे जब लगे थे तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे एग्रीमेंट डिज़ाइन किए हैं वो उसको पब्लिक ना किया गया और ब्यूरोक्रेट्स ने बगैर उसके ऊपर कोई बात किए इसको एक क्लोज डोर किस्म की एक्सरसाइज बना दिया गया और उसमें हमें कई तरीक़ों से उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। एक तो देखिए डॉलर टर्म्स में आप उनको फिक्स चार्जेस देने हैं, वो बनाए ना बनाएं, और दूसरा ये कि वो जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए उसकी क्लॉजेस में आप अगर कोई झगड़ा हो जाए तो पाकिस्तान की कोर्ट उसको नहीं देखेगी, वो लंदन में जो एक ट्रिब्यूनल है वहाँ सिर्फ जाएगा। अब कोई मतलब अपनी सॉवरेनिटी इस तरह तो नहीं सरेंडर करता जिस तरह हमने की है, और वह मुस्तकिल हमारे लिए दर्द-ए-सर हैं। मगर आपको याद है मलेशिया में जैसे ही माहिर आए थे तो ये वहाँ भी एक मसला था। उन्होंने आते ही सारों को कहा कि चले आप यहाँ से या तो ये हमें सस्ती बिजली देंगे या फिर आप छोड़ कर जाएंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ, वो छोड़ के चले गए, कुछ मसला नहीं हुआ। हमारा ये हुआ है कि फिर कोई रेमेडी नहीं कुछ नहीं। यहाँ ये हुआ है कि ये अब लोकल भी बहुत हमारे जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने ख़रीद ली हैं, अमेरिकन कंपनीज़ वगैरह जो यहाँ आई थी, अब उनका एक नेक्सस बन गया है। और ये रियासत के लिए तो खैर एक मसला ही है जो पब्लिक फाइनेंस का कि आपकी मुस्तकिल ब्लीडिंग हो रही है। अब आप देख लें कि आपका सर्कुलर डेट जो सिर्फ एनर्जी का है वो इस वक्त 6-7 ट्रिलियन पे पहुंचा हुआ है, गैस और उसका मिलाकर। और दूसरी तरफ मसला ये है कि अगर इंडस्ट्री को आप अफोर्डेबल नहीं देते तो वो कम्पीट कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ा मसला। और जिन्होंने सोलर से चलाने की कोशिश की है, अब ख़बरें मुसलसल ऐसी इशू कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री के लिए टैरिफ को ऐसा बना देंगे कि वो फिर घूम फिर कर हमारे पास आएँ। तो ये पाकिस्तान के जो ऊपर लोग हैं जिनका कब्ज़ा है वो ये चाहते हैं कि ये हमारी प्रिजन में रहें, यानी कि अगर किसी ने सोलर से कोई इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया तो उनके दिल में ये ख्याल आता है कि ये हमारी जेल से कैसे रिहा हो गए हैं हमारी इजाज़त के बगैर। तो उनकी एक ही सोच है कि हम जेल में, तो फिर सारी इंडस्ट्री जेल में है, पूरी मैशत अगर बिजली जेल में है तो जी बिल्कुल। वो ये नहीं चाहते कि ये लोग खुद मुख्तार भी हो सके, क्योंकि उनको खुद स्लेवरी की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो देकर गए थे तो वो किसी आज़ादमंश आदमी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। अगर कोई आज़ादमंश आदमी कोई बात करे, कोई मंसूबा पेश करे जिससे मुल्क की तरक्की, उनको फ़ौरी अपने मफादात जाते हुए नज़र आते हैं कि भाई ये हम फिर कैसे नौकरियाँ करेंगे, हम कैसे नेपरा के अंदर बैठ कर उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। आप देखिए रेगुलेटरी बॉडी में उससे भी 4 हाथ आगे हैं, वही कैप्टिव कंट्रोल है, वही फजूलियात हैं और वही अवाम पिछे हुए हैं। अब अगर लोगों ने अपने जेवर बेच के कस्बों में जहाँ ग्रिड नहीं था और कई और ऐसे मकामात पर अपने जेवर तक बेच के उन्होंने लगाए, क्योंकि वो बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये जिस रेट पर बिजली दे रहे हैं, अभी मैं ईद पे गया हुआ था गिलगित बल्तिस्तान जहाँ इलेक्शन का ज़ोर था, वहाँ 18-18 घंटे बिजली नहीं आ रही थी। पहले वो तो फिर भी ठंडे इलाके हैं, जी। हमारे यहाँ तो ये हाँ, लेकिन बाकी इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री कैसे चलेगी, वो फिर डीजल चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो लोगों पे पास ऑन करेंगे। नहीं, ये गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक वक्फा लेते हैं।
वेलकम बैक। मेहतू साहब, आप तवील अरसे से कॉमर्स को और मैशत को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो आजिज़ आ गए। मुझे लगता है कि जो ऑल माइटी हैं, ये जो IPPs हैं और यही खुद मुख्तार हैं, यही सॉवरन हैं। मुझे लगता है कि सॉवरन रियासत नहीं है, IPPs कोई असर नहीं होता, कोई टच नहीं, अनटचेबल है। साहब ये आप एक जुमला में इस पर बोलते तो आपकी सारी गुफ्तगू पे जो आपने शुरू में फरमाई कि ये IPPs का मामला आपको पता है, मैंने बहुत साल पहले उठाया था, आपको याद होगा, हम जब हमने वो दुनिया प्रोग्राम करते थे जब वो ही बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने एक खबर पढ़ी फाइनेंशियल टाइम्स में, कोई डॉक्टर पता नहीं क्या नाम मुझे भूल गया, मैं हक्का बक्का डॉक्टर साहब रह गया। उसमें उन्होंने लिखा जी कि ये 2080 का कोलेटरल है और कर्जा आप लिया है आपने, वो सर्विस हम करेंगे, इनपुट हम देंगे। तो भाई तुसी मैंने तो मुझे यकीन नहीं आया। अब फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी हुई थी और डॉक्टर साहब थे उधर, मेरे ख्याल कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे। तो हुजूर ऐसा तो देखिए कैसा साहब, ये हमारा मुल्क का मसला जो है ना, ये इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते किसी चीज़ को। यानी अगर आप कहेंगे IPPs को हम आइसोलेशन में देख लें और कहें कि ये ओवर कैपेसिटी हो गया, मसला तो कैपेसिटी का है ना इस वक्त। भाई ओवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है, 20,000 अरब 2,000 अरब की कैपेसिटी है और कोई जो है 1,000 अरब की बिजली की कीमत है, यही है ना। तो कैपेसिटी ये ओवर क्यों हो गई? उस वक्त क्या अंदाज़ा था लोगों का? हर गवर्नमेंट ने लगाई है, यानी कोई एक गवर्नमेंट भी इसमें बरी ज़िम्मा नहीं है। आप ये देखें, पहला पावर प्रोजेक्ट आपको लगा, वो मोहम्मद खान जिनेजो ने अप्रूव किया, LOI उसने इशू किया, इश्तार उसने दिया, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उसको वो आगे बढ़ा और मियां नवाज शरीफ के दौर में 1996 के अंदर उसने COD की, कमर्शियल ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया। और उस पावर प्रोजेक्ट ने जो किया उसकी स्टोरी एक लंबी है, कभी आपको और दोबारा कभी प्रोग्राम करेंगे मैं बताऊँगा कि उस एक मंसूबे ने पाकिस्तान का क्या असर किया। मैं बाकियों को नहीं अभी टच करता। अब हमारी प्लानिंग वालों ने क्या किया? हमारी प्लानिंग में काजी साहब साल के अंदर 8,760 घंटे होते हैं और हम कहते हैं ये हमारा पीक लोड है, हमारा ये नहीं मैक्सिमम डिमांड। ये मैक्सिमम डिमांड की फिगर आपको देता हूँ मैं। गर्मियों में 31,270 मेगावाट और सर्दियों में 15,270 मेगावाट। आपको पता है कि ये 8,760 घंटे में ये पीक कब टच होती है? सिर्फ 87 घंटे पूरे साल में, 1%। इस पीक लोड को टच करने के लिए, इस डिमांड को कैपेसिटी बनाने के लिए हमने ये सारा ड्रामा किया। और ये 1 घंटे की पीक, जस्ट 1 आवर। इस 1 घंटे की अगर हम पाकिस्तान के अवाम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेते, शाम का वक्त है, पीक लोड शाम को पड़ता है, रात का नहीं है ये, यानी ये पीक रात की है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, बंद है, तो क्या क़यामत आ जाती? उसके बदले में 2,000 अरब रुपए इसकी कॉस्ट है। क़यामत तो आई ये आ गई ना। अच्छा अब अगली क़यामत सुने। ये तो हमारा ओवर कैपेसिटी सबको पता है। अभी जो IGCP आई है, जो नेपरा में पड़ी है, अप्रूवल हो रही है, गवर्नमेंट जोर लगा रही है, साहब रोज़ कहते हैं इसको जल्दी अप्रूव करो। वो कोई 19,000 मेगावाट की मजीद कैपेसिटी लगाना चाहती है। किधर है वो कहते हैं कि जी हमारी जो ग्रोथ है, वो अभी सुने ना, ये ड्रामा पूरा होता है। ये ड्रामा ये है कि वो कहते हैं हमारी ग्रोथ रेट होगी 3.52% से 6.37%, ये IGCP के पीरियड में 2035 तक। इसकी गारंटी किधर है ये ग्रोथ हो? हम तो 2-2.5 पे देखिए ना, आपकी पूरी मईशत जो है, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लें, ये एग्रीकल्चर जो एग्री इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही चल रही है ना। तो एग्रीकल्चर का आपको एक लम्हे का नहीं पता, बारिश होगी तब भी गए, खुश्क साली हुई तब भी गए, फ्लड आ गया तब भी गए, फ्लड ना आया तब भी गए। आपकी सारी के सारे साइकिल जो है वो पूरी एग्रीकल्चर इकॉनमी के गिर्द घूम रहा है। और एग्रीकल्चर इकॉनमी को आपने प्लान जो किया, जो आपने जो प्लानिंग की है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। यानी ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि हमने जो है वो एग्रीकल्चर मुल्क है तो हम 8-10 अरब डॉलर की, उसमें 4-5 अरब डॉलर की तो कॉटन है, जो कभी हमारी 14 मिलियन बेल होती थी। अब वो 4.5 शुगर मिलें जो लगा दी हमने वहाँ पे। नहीं, शुगर मिलें क्या लगानी है यार? शुगर मिलें काई साहब जब नहीं लग रही थी, जब पाबंदी थी तब भी लग गई। लोगों ने एग्जिस्टिंग मिलों के ऊपर कैपेसिटी बढ़ा दी। जंगीर तरीन ने बढ़ाई नहीं, हुमायूं अख्तर ने बढ़ाई नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, करें चैलेंज। मकसद ये है कि ये सभी लोग उस वानों में बैठे थे जो डिसीजन मेकर थे, डिसीजन मेकिंग हो रही थी। अच्छा, ये मैं तो साहब इस बात को मैं ये आगे बढ़ाता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको लगता है कि जब आप कार्य सरकार भी आप चला रहे हैं
अब मिसाल के तौर पे मैं पूछता हूँ कि यार लेनिन के कितने कारखाने थे या शी जिनपिंग के कितने कारखाने हैं। तो ये जो कारोबार और पावर का, पॉलिटिकल पावर का जो नेक्सस है, डू यू थिंक इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल दिस इशू? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो सबसे महंगी बिजली ख़रीदता है। कमर्शियल यूज़र सबसे महंगी बिजली ख़रीदता है। वो 70 रुपये यूनिट था कुछ महीने पहले, अगर मौजूदा प्राइस एडजस्टमेंट्स आए तो 100 से कहीं ऊपर चले जाएगी बात। और जो टैरिफ बनता है उसमें जो सब्सिडाइज़ किया जाता है, हुकूमत तो कहती है कि मैंने सब्सिडाइज़ किया है, हमारा डाटा ये कहता है कि डिफरेंट सेक्टर दूसरे सेक्टर्स को सब्सिडाइज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हम भी इतने रुपए यूनिट सब्सिडाइज़ करते हैं, मेरा ख्याल है कि कमर्शियल यूनिट्स वाले भी सब्सिडाइज़ करते हैं जो घरों की बिजली है या एग्रीकल्चर की बिजली है। तो ये क्राइसिस अब हर एक इंडिविजुअल का क्राइसिस है। बजट की डिबेट में अभी तक हम बिजली से बाहर नहीं निकल पा रहे। भाई साहब, मैं इनको नहीं, आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं। मैं बड़ा अच्छा मौका है। ये कह रहे हैं सब्सिडाइज, जिसको क्रॉस सब्सिडी, जो इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी दे रही थी ना काई साहब, 102 अरब की लास्ट रह गई थी, वो विड्रॉ हो गई, वो भी अब दूसरों पे पड़ गई, कमर्शियल्स पे चल गई। ठीक है। अब कमर्शियल का आप पता 90 अरब देते हैं साल का, और जो 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन हैं वो 93 अरब देते हैं। जो बल्क सप्लायर हैं, जो बल्क परचेज़ करते हैं, वो 45 अरब देते हैं। जो जनरल सर्विसेज लेते हैं वो 35 अरब देते हैं और बाकी लोग देते हैं। अब ये टोटल जो सब्सिडी है काई साहब, ये है 527 अरब रुपए की। इसका ब्रेकअप ये है कि इसके अंदर जो हम कंज्यूमर, बल्क वाले, घरेलू, कमर्शियल और बाकी, ये देते हैं 279 बिलियन, 280 अरब लगाए ये देते हैं उनको जो जिनको सब्सिडी मिल रही है। यानी ये जो आप कह रहे हैं लाइफ लाइन कंज्यूमर है या जो 100-200 यूनिट से कम, ये उनको जा रही है। अब गवर्नमेंट दे रही है 248, ये मुझसे लेके उस तरफ दे रही है और अपना उसका शेयर कम है। गवर्नमेंट तो सब्सिडाइज कुछ नहीं कर रही ना, वो तो कंज्यूमर चल रही। तारक साहब 90 अरब रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री की बिजली जो है अब इस वक्त कम्पिटिटिव है। मैं मसलन कि ये फिगर मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक 9.4 सेंट पे है। इंडिया जो है वो 9.9 सेंट पे है, श्रीलंका 3.8 और बांग्लादेश 8.1 सेंट। हम कम्पिटिटिव हो चुके। इंडस्ट्री जो क्रॉस सब्सिडाइज कर रही थी वो ख़त्म हो गई तारक साहब, वो फिनिश हो गया काम। अब रह गया है 300 यूनिट से ऊपर वाला कंज्यूमर और कमर्शियल, और बाकी बल्क वाले थोड़े। लेकिन यार ये क्या तरीका है? यानी मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को आपने सपोर्ट दी है तो इंडस्ट्री चलेगी। ग्रिड के अंदर अब बिजली बढ़ी है, कैप्टिव पावर विड्रॉ हो गए और ग्रिड पे आए हैं, तरीकाकार ठीक हुआ है। ये नहीं कि हम सारा कुछ लुटाते जाएँ, ऐसी बात अच्छी नहीं होती। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है फैक्ट्स बताना। मेरा काम ये नहीं है कि ये पार्टी को पॉपुलर करना या उसको अनपॉपुलर करना, मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर हुकूमत के फेवर में जाती है तो जाए, और अपोजिशन की फेवर में या दूसरे लोगों की फेवर में जाती है तो जाए यार बिजली। इसमें ये इन्होंने जो बात की है ना, अब इसका एक और पहलू देख लें। जब मेरे से 90 अरब की सब्सिडी और मेरे से सबसे महंगा यूनिट आप बाय कर मुझे दे रहे हैं, साथ में मुझे कह रहे हैं कि चूँकि यूरोप में, अमेरिका में और जहाँ जहाँ हम 6 घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट लेके जाते हैं, वहाँ 8 बजे से पहले दुकानें बंद हो जाती हैं, आप भी बंद कर दें। बिजली मुझे महंगी देनी है, बिल मेरा महंगा कर दिया। जिस पीक आवर्स पे जब कस्टमर आना है, आपने मुझे काम नहीं करने देना, और मुझे काम नहीं आपने करने देना। आप एक्चुअली जितनी इकॉनमी है, जहाँ से प्रोडक्ट ने मनी में कन्वर्ट होना है, मैंने कपड़ा बनाया, गाहक लेगा, पैसा देगा, पैसा किधर जाएगा? टैक्स में जाएगा, सैलरी में जाएगा, दोबारा री इन्वेस्ट होगा। आपने उसको बंद कर दिया। इस वक्त 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनको कंजेक्टिवली आप चोक कर रहे हैं। वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो हर 4 महीने के बाद पैसा प्रोड्यूस कर देता है, हर फसल आती पैसा प्रोड्यूस कर देती। सेकंड इज़ रिटेल। आपके धुंध होगी, बंद कर दो, फॉग होगी, बंद कर दो, जुलूस आ गया, बंद कर दो, हमारा दिल कर रहा है आप बंद कर दो। तो आप जो 2 सेक्टर के पाइप में से पानी गुजरते के ऊपर पाँव रख देते हैं हर 3 महीने के बाद, उसके बाद आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि आप 3% या 4% ग्रोथ लेंगे? आप कभी ग्रोथ नहीं ले सकते। 2 कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, एक जो आपकी लोकल इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर रहा है और एक जो पैसा प्रोड्यूस कर रहा है। उनको पिछले 3 साल का डाटा ले लें कि आपने उसके साथ किया क्या है। फसल आती है, आप कहते हैं जी उसको सामान हम देंगे मार्केट रेट पे, लेकिन रेट डीसी साहब का होगा। और डीसी साहब क्यों रेट कम करेंगे कि आपके मेरे ड्राइवर और अर्बन लोअर क्लास को आपने सस्ता आटा, सस्ता गोश्त, सस्ता दूध देना है, लेकिन आपको रूरल
लोअर क्लास के वर्कर की कोई फिक्र नहीं है। आपने वहाँ पे जाके कोई मिनिमम वेज नहीं दी, कोई उसको कंपनसेशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, बल्कि आप उसके मालिक की फसल को आधी कीमत पे उठा रहे हैं, जितने में उसने बनाई है उससे कम में उठा रहे हैं, और उसके बाद उसे कहते हैं कि आप हमारे साथ मुज़ाकरा कर लो, तुम ना है लो। ब्रेक लेते हैं और हाजिर होते हैं और हम बात करेंगे कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और इस दफ़ा जो किसानों के साथ हुआ वो क्या तमाशा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फ़हीमुर रहमान साहब, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बैकबोन होती है। आप कैसे मुझे ये हैरत होती है जो गैर सियासतदान लोग जो हैं वो जो इंडस्ट्रियां ज़िंदा कैसे रख के बैठे हैं। जब आपके रीजन में आप एक्सपोर्ट तो ज़ाहिर आप डिसएडवांटेज पे चले गए, हाउ डू यू मैनेज इट? ये तो बहर इन हालात में अगर कोई अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में चला रहा है ना, वो रियल सेंस में जिसे आप कहते हैं ना, तो जहाद कर रहा है। आप गवर्नमेंट के आपने अभी जिक्र हो रहा था कि ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 3 सेंट बिजली का रेट है। कभी एथोपिया और कंबोडिया जैसे मुल्क या आप रवांडा जैसे ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके एम्बेसडर आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में जो बिजली का रेट है 3 सेंट to 6 सेंट है। ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्हें थर्ड वर्ल्ड में हम गिना करते थे। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के जो पैरामीटर हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रियल जोन का जो हालात हैं वो इस किस्म के हैं। इसी एथोपिया की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में हमें बताया कि वहाँ पे आएँ 13 से ज़्यादा या 14 से ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रियल जोन, जिसमें आप टन की बेसिस पे आपने सिर्फ अपनी मशीनरी इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे अगर आप कहें कि हमें कोई भी काम जो आपसे नहीं होना ना, तो हम IMF पे डाल देते हैं। आप इंडस्ट्रियल जोन की अगर हम बात करने जाते हैं तो हमने जी हम सब्सिडी नहीं दे सकते जी, हम इंडस्ट्रियल जोन में जो टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे सकते। आपके पास मैं लाहौर की अगर बात करूं तो ये 60% की जो पॉपुलेशन का जो कैपिटल सिटी है, इसके सराउंडिंग में, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को और कॉटेज इंडस्ट्री को, ट्रेड को ये कैटर करता है, इसके सराउंडिंग्स में गुज़श्ता कई दहाइयों से एक कोट लखपत इंडस्ट्रियल इस्टेट और एक सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट जो डिक्लेयर इंडस्ट्रियल जोन है, अभी हमने कायद आज़म इंडस्ट्रियल जोन बनाया है। में मुझे बताएं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपना वर्किंग कैपिटल, मशीनरी लगानी है, रॉ मटेरियल है, फिर मार्केट स्प्रेड उसको चाहिए, फिर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे लोग, कहाँ से आप? फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए तो आपका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपने दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप अमेरिका तो आप छोड़ ही देना, हम बात करते हैं अपनी रीजनल कंट्रीज जिनके साथ हमारा मुकाबला है। उनमें अगर आपने ग्रोथ देखी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो वो थ्रू SME से शुरू हुई है। तो हमारे यहाँ हालात ये है कि हम 6% लोन देते हैं अपनी SMEs को। तो दूसरे ममालिक में देखें तो इंटरेस्ट रेट है नहीं 6% ऑफ द टोटल लोन्स। अच्छा ठीक है। जो हम जितने लोन्स देते हैं, ठीक है, उनका 6% जो है वो सिर्फ हमने SMEs के लिए मुख्तस किया हुआ है। अब यही पैसा 700 या 800 अरब के करीब हर साल हमें 10% इसमें इंक्रीमेंट भी कर देते हैं। आप लगाएं ना, इनको दें ना, हमारे स्टार्टअप्स को दें। आप हमारी ये जितनी बड़ी यूथ है, इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिसे दुनिया का बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज आप कहते हैं, 65% यूथ, आपने उनको यूटिलाइज़ कहाँ पे जाके करना है? आपने जब उनको जॉब क्रिएशन नहीं होगी, आपने उनको मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज़ नहीं करना, ये पोटेंशियल आपका मोह बन के आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स हैं, आप इंसेंटिव्स को तो खैर हम तो इंसेंटिव्स की बात ही नहीं करते, हम अब बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। जो दुनिया के दीगर खित्ते के ममालिक हैं, हमें वही दे दें, तो फिर हमें कहें कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा ज़राई मुल्क है हम, और आप हमसाए में यील्ड देख लें, वहाँ मैं पढ़ रहा था कि 8 घंटे वो बिजली फ्री देते हैं 24 घंटे में, और दिन के टाइम अपने फार्मर्स को, और उनकी यील्ड भी ज़्यादा है। और और ये जो हिस्सा हमारे पास है, मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा बास्केट थी, ये 40% गल्ला यहाँ पैदा होता था। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं।
ये सबसे पहले तो देखिए कपास का मसला था कि वहाँ से हम एक ज़माने में इजिप्ट की लेंट का मुकाबला करते थे, और ना सिर्फ ये कि ख़ुद पैदा करते थे बेहतरीन लेंट, बल्कि एक्सपोर्टर थे हम। अब ये क्या हुआ कि आज हम अपनी इंडस्ट्री के लिए भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन बेल्स। तो ये आपको एक फैक्टर, जो एक ऐसी फसल जो हमारी आगे वैल्यू एडिशन में भी इस्तेमाल होती थी, उसका हमने क्या असर किया है। अब इसकी जो भी वजूहात हो, मगर आप ये देखें कि IMF ने आकर इनको कहा कि भाई ये आप इनको इनपुट सस्ती ना दें, फार्मर्स को दबा के आप जो है ना महंगी इनपुट्स करें और इस पे 18% आप कर दें। रोज़ कभी कहते हैं जी ट्रैक्टर पे क्यों 10% है, ये फर्टिलाइज़र पे क्यों है, फर्टिलाइज़र आप सब्सिडाइज़ क्यों दे रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें। जैसे अभी इंडस्ट्रियल की बात हुई, जैसे ही उन्होंने देखा कि CPEC के ज़रिए ये दूसरे था उसके फेस में कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएंगे और वहाँ से फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, चाइनीज़ रीलोकेट करेंगे, सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई कि ये आप काम बंद करें। और ये बहस में भी नहीं आ रही बात कि वो तो ख़ास CPEC को टारगेट किया। इस पर मैंने पाइड में आर्टिकल लिखा था कि ये जितनी एग्जम्पशन क्लॉजेस इनकम टैक्स में चल रही थी, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन थे, उसको सबको इन्हें तबाह करने के पीछे एक बात थी कि वो भी ना यहाँ आ सके। लिहाजा आप देखें कि बिजली पैदा करने के मंसूबे हमने चीनियों को खुद कहा यार हमारे पास बिजली नहीं, पहले वो लगा दें। तो पहले फ़ेज़ में 32 बिलियन दे दिया। अब दूसरा फेज़ जो एक्चुअल उस बिजली को इस्तेमाल का था, जहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनते वहाँ जाना था, वो उसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वो ओवर कैपेसिटी भी हमारी हो गई। और अब चीनी भी ज़ाहिर है कि अपने जो पावर प्लांट लगाए हैं उसके लिए हमसे कैपेसिटी, उन्होंने भी वही एग्रीमेंट किया। तो ओवरऑल ना हमने चीन से फ़ायदा उठाया, और IMF तो मुसलसल हमारी इस जो है डिपेंडेंस है उसको इंश्योर करना चाहता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो और ये हमेशा डिपेंडेंट रहें। और हमेशा हमारे ये 25वां प्रोग्राम था, अगली 25 नस्लों में भी चाहते हैं कि हमारे पास ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान एट 100 का ख्वाब भी अगर हम बनाएं कि वहाँ हमारी ज़राअत ऐसी हो, हमारी इंडस्ट्री ऐसी हो, तो सबसे बड़ी रुकावट जो आपके रास्ते में है कि अब वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम खुद आके TV पर फरमाते हैं मैं तो बहुत लीव देना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे IMF ने, किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आके ओपनली पब्लिक में ये कहे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई फिर तुम किस चीज़ के वज़ीर-ए-आज़म हो? अगर तुम ने कुछ लोगों के लिए भलाई नहीं कर सकते और फिर IMF को आगे हुकूमत दे दें कि भाई तुम चला भी लो हुकूमत, हम तो अगर अमली तौर पर उधर ही है। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्ट टैक्स कितना लोग देते हैं पाकिस्तान में? इनडायरेक्ट तो छोड़ देना, वो तो भरमार है जी। डायरेक्ट टैक्स का मसला पाकिस्तान में यह है कि उन्होंने कहा अब ना दें डायरेक्ट टैक्स, हम हर चीज़ पर ही विद होल्डिंग लगा देते हैं। अब सारा दिन क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं जी, देखें वो अभी उनके लिए कोई आप देखा वो एक स्कीम लेकर आए हैं कि जी फिक्स्ड आप 25,000 दे दें और फिर ये दे दें। और भाई बिजली में आपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स पहले शामिल किया हुआ है कमर्शियल की, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आप क्यों लिबल, और फिर कह रहे हैं कि 46,000 तक अगर आपका टैक्स कटा वो वापस भी नहीं होगा, ये भी साथ फरमा दिया। अच्छा, जानबूझकर उनको एक आदत पड़ गई, जैसे उन्होंने बहुत पैसा दिया वर्ल्ड बैंक ने, रफ्तार ने और बहुत से यहाँ डोनर्स आए कि ये प्रोपेगेंडा करते रहें कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं और हम यहाँ टैक्स रिफॉर्म्स का, भाई क्या टैक्स रिफॉर्म्स करनी है आपने? पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं पूरे रीजन में इस वक्त, शायद इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट भी, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट भी। उसकी परसेंटेज निकाल लेना, सुपर टैक्स ने आप हमारा कॉर्पोरेट चल ही नहीं सकता, उसके ऊपर जो टैक्सेस उन्होंने लगा दिए हैं वो तकरीबन 60% बन जाते हैं। जो बड़ी बड़ी हमारी 2 टेक्सटाइल कंपनियां जो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करके पैसा ला रही थी, वो एक्सपेंशन क्या बंद करने का सोच रही हैं कि हम किसी और तरह डिवर्सीफाई कर लें, क्योंकि उनकी 60% टैक्स देने के बाद तो वो सर्वाइव करना है उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक्सपेंशन तो बड़ी दूर की बात है। ये बात हुई थी कि चीनियों ने कहा कि चलिए हम पे टैरिफ लगा है और 2 सऊदीज़ कंपनी ने मिलकर कहा कि हम इन कंपनियों के साथ मिलकर एक्सपेंशन करते हैं। जैसे ही वो टैक्स का मॉडल सामने आया उन्होंने कानों को हाथ लगाए कि भाई हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तानी डायरेक्ट टैक्स नहीं देते। देखिए जितने मोबाइल यूज़र्स हैं वो 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब उसमें तो ऐसे गरीब लोग भी शामिल हैं जो खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की जो आपने बात की ना, वो इस वक्त ये हालत है कि 154 मिलियन इस वक्त हमारे पास ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। छोड़ते हैं वैसे 200 मिलियन से ज़्यादा सिम्स इशू हो जाए। ब्रॉडबैंड वाले तो 2 बंदे नहीं हो सकते ना, तो एक बंदा यूज़ कर रहा होगा। वो 15% एडवांस एडजस्टेबल आज तक एक्नॉलेज नहीं किया कि पाकिस्तान में तो हर अडल्ट बंदा जिसके पास मोबाइल, या अडल्ट नहीं भी है, उसको वालिद ने लेके दिया हुआ है, वो भी टैक्स पेयर है, वो भी टैक्स दे रहा है। अब रिटर्न वो जा किधर रहा है?
वो जा रहा है डेट सर्विसिंग में। बड़े बड़े जो बैंक हैं वो सारा पैसा दे देते हैं गवर्नमेंट को, ना इंडस्ट्री के लिए फिनेंस बचता है, ना एसएमई की भाग। पूरी इस वक्त पाकिस्तान का मॉडल ये बना हुआ है कि आप चाह रहे हैं कि दबा के आप पैसा बोरो करें। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 84 बिलियन, अब पर डे आप निकालें ना 5 दिन की इनकी छुट्टी निकाल के, तो 12 बिलियन से ज़्यादा पर डे कर्जा ले रहे हैं आप, और फिर सूद में उन बैंकों को आप दे रहे हैं पैसा, फिर उन सूद पे ऊपर लगा रहे हैं टैक्स, फिर उसको वापस लेकर फिर याशियाँ, जो जाहिर है कि जहाज भी ख़रीदने होते हैं, सैनिक। सर ये जो अभी 377, ये इनकी डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब की फिगर थी कि 4 सालों में यानी 377 बिलियन अबाउट यानी क्वार्टर, यानी कितने 3 क्वार्टर्स ऑफ आर जीडीपी हमने पैसा निकाला कारोबारों से और आम जी बिल्कुल। देखिए ये अगर हम फिनेंस नहीं देंगे, इंडिया हो चाहे चाइना हो, वहाँ फार्मर्स को, छोटी इंडस्ट्री को घर बैठे आपको मोबाइल ऐप के ऊपर पैसे मिल जाते हैं, फिर आप उसको पहिए को चलाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। ये तो जो क्रिएट किया था उसको भी बंद करने के मूड में हैं। जैसे अभी तारिक साहब कह रहे थे कि 8 बजे, अब 9 बजे, अब तो 9 बज गए हैं मेरे ख्याल। 9 बज गए। अभी ये भी डिबेट है। मईशत के 12 बजे हुए हैं, मईशत के 12 बजे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना हम चूँकि जब इंटीग्रेशन कर रहे थे ना पिछली गवर्नमेंट के साथ, तो एक सर्टन वर्किंग थी कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है टैक्स का और कितना होना चाहिए। उस वक़्त जो हमारे साथ लोग काम कर रहे थे टेक्निकली, तो हमारा ये ख्याल था कि ये 12,000 अरब जो है ये मार्केट पाकिस्तान की इकॉनमी का पोटेंशियल है। हम ये सोच रहे थे कि अगर ये अचीव हो जाए तो पाकिस्तान उस वक़्त 2,000 अरब लॉस कर रहा था, तो ये 8 सालों में हम 4400 अरब से 12,000 अरब तक पहुँचे हैं। लेकिन जो 2,000 अरब का लॉस था वो 4,000 अरब का लॉस हो गया। तो इशू टैक्स नहीं है। अगर आप एफबीआर की परफॉर्मेंस देखें ना, आप भूल जाएं उन्होंने कैसे लिया, किस तरह से लिया, किससे लिया, भूल जाएं इसे। जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है उसके प्रोपोर्शनेट इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर या एग्जिस्टिंग लोगों से आपने निकाला, इन्होंने एक्सपेंशन भी नहीं की। जो निकाला है वो इतना ओवर हो चुका है। वो जो बिजनेसेस हैं अब वो प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस में आ चुके हैं। देखिए एक फ़ेज़ होती है, जब आप प्रॉफिट करते हैं तो ग्रो करते हैं। पहली फेज़ में आप प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस में आते हैं, फिर आप ग्रोथ क्राइसिस में आते हैं, फिर आप लॉस में जाते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन नहीं करते, क्योंकि आपका जो हर साल एक्सपेंस है, अगर रेंटल है तो 10% बढ़ना है, सैलरी बढ़नी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़नी है, तो आपको मिनिमम 12-14% ग्रोथ चाहिए। उस ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। फिर अगले 4-5 सालों में आप असेस कर लीजिएगा कि आपको हर साल हज़ारों बिजनेसेस बंद होते नज़र आएंगे, क्योंकि वो उस फेज़ में चले जाएंगे जब वो नेट लॉसेस में चले जाएंगे। इस वक्त मेजॉरिटी बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस में है, फिर ग्रोथ क्राइसिस में जाएंगे, फिर वो नेट लॉस में चले जाएंगे। इस साल और वजह क्या है इसकी? वजह ये है ना कि आप स्टेट जो आप कमा रहे हैं ना उसका मेजर पोर्शन ले जाती है। किस सूरत में? आपको बिजली महंगी देती है, आपको ओवर टैक्स करती है, और आपके लिए बिजनेस को जो उसकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर काम करना नामुमकिन बना देती है। पॉलिसियाँ देखें, पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। 6 महीने हम चीखते रहे, चलाते रहे, पूरी की पूरी इकॉनमी बिठा दी, उसको 1.5 साल लगा इकॉनमी को वापस आने। अब वो जो मिनिस्टर साहब थे वो आज हर जगह बैठ के भाषण देते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन उसके टर्नओवर में उन्होंने जो 4 महीनों में किया कि उन्होंने जो करेक्टिव मेजर्स लिए नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी इकॉनमी बिठा दी। ये जो अंदाज़ा है आपको, ये जो उन्होंने टर्म लिमिट लगाई है उससे कितने लोग इफेक्ट हुए हैं जो 8 या 9 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं? हाँ, हमारे पास डाटा है, मैं आपको इसकी 2 इसके फेजेज़ हैं। जिस वक्त 8 बजे तक बंद हो रहे थे उस वक्त तक पहले 1 महीने में 43% डिक्लाइन था रेवेन्यू का, और जब उन्होंने ईद के ऊपर उसको खोल दिया तो लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर ईद में 21.15% डिक्लाइन है। पिछले साल की ईद का फुटफॉल और इस साल की ईद के फुटफॉल में 21.15%। इसमें इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों को ले भी लेना, लेकिन फिर इस इंडिविजुअल जो केस है उसका इम्पैक्ट भी 15-16% से कम नहीं है। इंटरेस्टिंगली पेशावर में सबसे कम उन्होंने इन्फोर्समेंट की, वहाँ डिक्लाइन 12% है, कराची में 18% है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, सियालकोट में 28.5% है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट लेड
इकॉनमी है ना, तो वो ऑलरेडी बेरोजगारी है। तो हम जब इसका एनालिसिस करते हैं, देखें इकॉनमी जो होती है ना, जो बड़े स्केल की इकॉनमी या मीडियम स्केल की इकॉनमी, ये आज और कल की डिसीजन मेकिंग नहीं होती। मैं आपके पास आज बैठा हूँ तो मैं अगले साल समर की परचेजेस प्लान कर रहा हूँ, मेरी विंटर ऑर्डर्स हो चुके हैं। अब मेरा चैलेंज ये है कि मैंने बिजनेस आवर्स मुझे कितने मिलने हैं, मुझे उसमें रेवेन्यू कितना आना है और वो उसके मुताबिक मैंने प्रोडक्ट परचेज करनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये डिसीजन मेकिंग हो रही होती है ना, ये सारी डिसीजन मेकिंग आइसोलेशन में हो रही होती है। आप कंसल्ट नहीं करते? हमें तो छोड़ ही देना, आपस में नहीं करते। एपीआर को आपने टारगेट दिया हुआ है, उससे आप पूछते नहीं है कि भाईजान आपका डाटा क्या कहता है। आप इंटीग्रेटेड बिजनेस है ना, आपके पास तो एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, वहाँ पे बीआई लगे हुए हैं, आपने महंगे महंगे कंसल्टेंट बिठाए हुए हैं, आप उनसे पूछते लें कि 8 और 10 के दरमियान तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, अर्बन एरियाज में क्या परफॉर्मेंस है, लोअर एरिया में क्या परफॉर्मेंस है, कराची क्या दे रहा है, लाहौर क्या दे रहा है। उनको ये तो पता है कि मेरे बिजनेस को पकड़ने के लिए उसने कंपैरिजन करना है कि इसने फलां महीने इतनी सेल डिक्लेयर की, इतना इनपुट डिक्लेयर किया, इसकी ग्रोथ इतनी नहीं आ रही, लेकिन टोटल इकॉनमी की पिक्चर वो नहीं लेते। अगर लेते हैं तो वो कहते हैं हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, ये गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा आफाक अली साहब, ये फरमाइए कितना पोटेंशियल है हमारे पास, अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ये जो नेक लोग ऊपर बैठे हैं ये नहीं बैठे हुए, और हम जो है वो बिजली पैदा कितनी कर सकते हैं इस मुल्क में? सर सोलर पॉइंट ऑफ व्यू से 50 गीगावाट इज़ ऑलरेडी देयर, तो वी कैन गो 3 फोल्ड। अच्छा, 3 गुना कर सकते हैं हम इसको भी 150 गीगावाट तक हम जा सकते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट मिलके और पब्लिक जो आवाम है मिल के काम करती है। इन ओवर केस आवाम ही कर रही है। आप देखें सिर्फ 770 मेगावाट यूटिलिटी स्केल पे सोलर आया, बाकी सारा जितना भी है वो आवाम ने खुद अपनी मदद आपके तहत, ये पब्लिक रेवोल्यूशन है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट रेवोल्यूशन। तो वैसे रेवोल्यूशन पब्लिक ही लाया करती है तो लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आप देखें बैटरीज की तरफ स्विच कर रहे हैं हमें अब हाँ, वो जो बैटरी वाला, ये जरा इंटरेस्टिंग है, बताएं कि बंदा खुद ही लगा लेगा और खुद ही अपना उसका ग्रिड से ताल्लुक। जी, मैं वही बता रहा हूँ। लास्ट जब हमारी डिबेट हुई थी उसमें मैं बताया था कि अगर ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे स्विच करेंगे तो पीपल विल स्विच टू स्टोरेज बैटरीज ले आएंगे, तो और लोग फिर बैटरी तो टैक्स ला देंगे। हाँ, वो 52% नहीं देना तो सर 52% इंपोर्ट एंड टैक्सेस हैं बैटरीज के ऊपर। ओह माय गॉड। हाँ जी, आप भी सोच रहे हैं, वो पहले लगा चुके हैं तो आपसे आगे हैं वो। तो पॉइंट ये है, देखें स्टोरेज तो साह नहीं लेना देना। नहीं, देखें होता क्या है, डिस्कोस जो होते हैं ना, डिसेंट्रलाइज्ड या इसको है, ये अपने एंड पे जैसे कोई एरिया है जहाँ पे सोलर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, डक कर्व बनता है। अगर सोलर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और कंजम्पशन कम होती है तो उस वक्त बेस्ट लगते हैं बैटरी एनर्जी सोलर सोल्यूशन, जो बड़े बड़े होते हैं मेगावाट्स में, वो ग्रिड लगाता है और उधर स्टोर कर लेता है। और वो जो बात कर रहे थे अपने चांडियो साहब कि वो जो पीक आवर है वो जो थोड़ी देर के लिए आता है वो उससे मिटिगेट हो जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम कोई भी काम करेंगे तो IPPs को हिट होगा और वो अनटचेबल है। अनटचेबल नहीं, आपकी क्लॉज ही ऐसी डाली हुई है जिसमें आपने पे करना ही करना है। वो तो आराम से बैठे हुए हैं, मगर जो मर्जी करते रहो, वी आर एट पीस, हमें आपने पैसे देने हैं। ठीक है, इस तरह की पॉलिसी और इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अगर ये आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि कोई मुआहदे नहीं किए हमने IPPs के साथ, सर हम तो ये मुझे बताएं कि हमें कितने का पड़ना चाहिए यूनिट एक? सर यूनिट हमारा 6 सेंट 7 सेंट से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इवन अगर हम एनर्जी मिक्स में जाएं, हम तो सोलर हैं। हाइडल चलें, हाइडल तो वैसे मुझे याद आ गया साइम साहब, मैंने माइकल बैरन शरर को इंटरव्यू किया, वो गोएटे इंस्टीट्यूट के थे, तो नई नई बर्लिन वॉल गिरी थी। तो मैंने कहा यार ये उधर से जो लोग आए हैं वो किस किस्म के हैं? कहते यार अजीब जने, कोई एक तो उन्होंने ना वो सेल्समैन होते हैं ना, जो तेज तरारी नहीं है। दूसरा हम उन्हें कहते हैं यार बिजली का बिल तो कहते ना वो क्यों होता है फिर हम उन्हें कहते हैं यार कि बच्चे की फ़ीस किंडरगार्टन में, कहते हैं वो क्या है। खैर वो ज़माने भी दुनिया ने देखे हैं, मगर चले आज तो हम इस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई आपको रे ऑफ होप नज़र आती है सरकार में, या आप समझते हैं कि हम इसी तरह लड़खड़ाते हुए, और जिस तरह अभी तारक साहब ने कहा कि हम एक बर्बादी के फेज से दूसरे और तीसरे में जा रहे हैं?
कैसे कैसे आप देखिए जी, रे ऑफ होप तो बहुत है। मसला ये है कि हम आप उसको जो हम आपने अक्सर देखा होगा कि हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बड़े ऐसे मौके दिए जिसमें हम उन मौक़ों से टाइमली फ़ायदा उठा सकते थे। बदकिस्मती से हम उन लोगों में से हैं, उन बदकिस्मत कौमों में से हैं कि हमने टाइमली डिसीज़न नहीं लिए। जो हम वायदे किए या जिस तरह के हम करते हैं, अभी ये जो यानी मैं तो ये समझता हूँ कि वी आर नॉट अ गुड नेगोशिएटर एज वेल। हम अच्छे तरीके से, अब ये जो FTAs हमने किए हैं, हम ये अपनी एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को 2 to 3 बिलियन $, और वहाँ से हमारी इंपोर्ट है 20 बिलियन $, और अगर आप उसमें अंडर इन्वाइसिंग अगर डाल लें तो वो 25 बिलियन $, से भी क्रॉस हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा मुझे बताइए ना, आप नेगोशिएशन करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, जब भी नेगोशिएट करेंगे हम अपना इंटरेस्ट को जो है ना वो पहले मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं। ठीक। तो क्या हमें अपने मुल्क का इंटरेस्ट अजीज़ नहीं है? और अभी आप देखें ये तीसरा फेज़ हम करने जा रहे हैं FTA का चाइना के साथ। तो जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बहुत सारे अवामिल हैं जिसने हमारी इंडस्ट्री को बैडली हिट किया और उसमें डिप आया है हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि हमने अपने FTAs जो हैं या PTAs जो हैं वो सही तरीके से नेगोशिएट ही नहीं किए और उनमें अपने मुल्क का इंटरेस्ट। आप क्या ना सादा ज़बान में कि हमने मुआहदे ही जो है वो दुरुस्त नहीं किए। ऑफ कोर्स आपने मुआहदे करने हैं, आपने वो इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट करती है हमारे मुल्क में उनको सब्सिडी देने का क्या तुक बनता है कि हम वही प्रोडक्ट चाइना की इंपोर्ट करें पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क में बनती है। आप दुनिया में कहीं जाके देख लें, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो भी टैरिफ बनता है वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को पहले प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद जाके आप अपना उनके साथ किसी बात पे नेगोशिएट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फेज़ 3 की जो बातें हो रही हैं FTA की, तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इसको फौरी तौर पे इसको रोकें और इसका जो नेगोशिएशन अगर आपने करनी है तो स्टेक होल्डर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने सामने बिठाएं और उनका जो हमारे पास जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसका मद्देनज़र कैटर के। अदरवाइज़ जिस तरह ये राना साहब की बात मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पहले बिज़नेस अपनी ग्रोथ देखता है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, फिर उसके बाद लॉस की बारी आती है। तो वो ऑब्जर्वेशन जिस तरह वो 6 माह पहले आप आज प्लानिंग करने हैं सर्दियों की गर्मियों में बैठ के, तो जब आप लॉस स्टेज पे पहुंचने से पहले जब आपकी ऑब्जर्वेशन ये होती है तो फिर आप अपना कैपिटल जो है कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से महफूज कर लें। वो या पे आप छुपा लेंगे या फिर आप ड्रेन कर देंगे। आप बात करते हैं, एक आज से चंद साल पहले हम सोचते थे या सुनने में आया था कि $12 बिलियन की हमारी जो कैपिटल ड्रेन हुआ है UAE में, अब उसकी फिगर खुद कहते हैं जी $100 बिलियन है। तो वो वजूहात तो थोड़ा सा असर्टन कर लेना कि ये जो कैपिटल इतना पैसा जाता किस तरह। मेदू साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, हम और आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं, दुख भरी दास्तान ही हमने रिपोर्ट की है। कोई कभी हम खुश हो लेते थे, कोई हॉकी का मैच जीत जाते थे, वो भी अब नहीं रहा। अब क्रिकेट में भी माशाल्लाह हमने बेड़े कर दिए। तो आप क्या ये हम इसी एक पूरी कौम जो है एक इस डिप्रेशन के कैफियत, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, स्कॉलर बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने बड़े चेन के यानी वो लोग बैठे हुए हैं, नो बॉडी सीम्स सेटिस्फाइड, दे आर ऑल अपसेट। या ये एग्जेजरेटेड है? नहीं, exaggerated भाई देखें, अब मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि IMF की बात डॉक्टर साहब ने की, बड़ी बिल्कुल सही बात फरमाई, लेकिन ये IMF क्या दावत देता है आपको कि आ जाओ हमारे पास, या हम जाते हैं? हम ही जाते हैं। बस मजबूरी है ना आपकी, फिर उसको ब्लेम ना करें, नंबर 1। नंबर 2, फ़हीम साहब से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि चाइना के साथ आप FTA 3 करने जा रहे हैं, तो चाइना का पता है वो क्या है? चाइना के अंदर 60% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोडक्शन और जनरेशन थ्रू सोलर एंड विंड। ₹1 की कास्ट नहीं है फ्यूल की, और रियासत खुद करती है। 90% जो है वो पब्लिक सेक्टर है और उसकी 60% बिजली ये की मफरूज़ा भी तो कास्ट गलत हो गया नहीं ना है मेदू साहब। आपकी। यार आप 9 सेंट पे कॉस्ट कर रहे हैं, वो 0 सेंट पे कॉस्ट कर रहे हैं, मुकाबला कैसे होगा? ये फ़हीम साहब की बड़ी वैलिड बात है कि ये इस तरह नहीं हो सकता। नंबर 2, दूसरा कैसा भी वहाँ पे हो रहा है कि हर बंदा कह रहा है मुझे दे जाओ और बाकी मरता है तो मुझे कोई लेना देना सानू की। या आपने जुमला सुना होगा ना कि मरता है तो मरे सानू की। 2 चीज़ें हैं इस वक्त बजट की। अगर आपको मैं बताऊँ ना, मैं अभी अगला साल तो आना है ना, पता नहीं क्या फिगर है, थोड़ा सी फिगर आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ बजट के वाले से, जो करंट फाइनेंशियल ईयर ये चूँकि कन्फर्म है इसलिए इन्हीं की बात हो सकती है, अगलों की बात नहीं हो सकती। आप के ने खर्चा करना है ना काई साहब, कोई
पेंशन देनी है, सिविल गवर्नमेंट का 971 अरब चलाना है, सब्सिडी 1186 अरब की ग्रांट्स की, यानी कि 6501 अरब रुपए का आपने खर्चा करना है। यानी आप बजट का मैं आपको बना के दे रहा हूँ और आपके पास है 315 अरब। बाकी कहाँ से आएगा? बाकी आपको पता क्या है, वो आप कर्जा लेंगे। अब ये क्यों हुआ, ये 315 अरब क्यों रह गए? टोटल करंट फाइनेंशियल ईयर में FBR का जो टारगेट था, टारगेट वैसे तो 3.1 का उनको क्लोज होगा, शायद उससे भी नीचे जाएगा, लेकिन मैं उसकी कर रहा हूँ जो बजटेड फिगर है 14 यानी 13 ट्रिलियन उन्होंने कहा था हम FBR से कलेक्ट करेंगे, और 5.1 जो है हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो प्राइस बॉन्ड है, ये है वो है, ये भी कर्जा ही होता है, ये कर्जा ही उठाते हैं। एक बैंक बोरिंग है, नॉन बैंक बोरिंग, ये कम मिला के तो 19.2 ट्रिलियन के पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज मौजूदा माली साल में। अब इशू कहाँ पे आया? इशू ये आया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पल्ले आई का नहीं, तो बजट का बनना है, ये तो लोन मैनेजमेंट है सारी की सारी, इधर से पकड़ना, उधर से पकड़ना, उधर से पकड़ना, और हमने बजट बना देना, अनाउंसमेंट कर देनी है। भाई साहब NFC रिवाइज करना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को। 57.5% पे सूबे नहीं सूबों के पास, ये भी आपको 9 महीने की फिगर दे दूँ मैं, 1600 अरब में पाकिस्तान के चारों सूबे सरप्लस हैं और 875 अरब में फेडरल गवर्नमेंट लॉस में है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फिगर है, मैं कोट कर रहा हूँ स्टेट बैंक को, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं कह रहा हूँ ये, फिर दूसरा मैं कह रहा हूँ ना मुझे दे जाओ, ये रह जाओ, तारक साहब कह रहे हैं जी मुझे दे जाओ। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1959 क्या कहता है? 8 बजे दुकानें बंद नहीं होनी, लॉ नहीं है पाकिस्तान का, क्यों नहीं मानते आप? नंबर 1, ये छोटे ताजर हैं, वो यार कहते हैं यहाँ सुते 12-1 बजे 2, ये क्या करें? और दाम उठाना, तो अपनी आदत चेंज करना। या गरीब मुल्क के लोग हैं, 25 करोड़ लोगों की कादी आदत साहब, अपने दिन में कैसे change? कादी साहब आप गरीब मुल्क के शहरी हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं आप कहाँ रहते हैं? मैं कह नहीं रहा था शुरू में कि पाकिस्तान कमाने की कॉस्ट है, उस कॉस्ट के अंदर से एक चीज़ें निकालें। मैं तो सब जो भी डिसिप्लिन, मैं आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने डिसिप्लिन किसी भी सोसाइटी में लाना है तो उसका प्रोसेस ग्रेजुअल होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ये डिसिप्लिन होना चाहिए, लोगों को जल्दी उठना चाहिए। 74 साल पे अभी और कड़ा ग्रेजुअल होता है 74 साल में। अच्छा एक मिनट और, मुझे 1 मिनट और दे दें, 1 मिनट मुझे और दे दें। ये ताजर जो हज़रात हैं, ये कहते हैं फिक्स टैक्स लगा दो। अभी 25,000 रुपये मैं फहीम साहब से बात कर रहा था, यार क्यों लगा दो? मेरी इनकम है, कई साहब आपकी इनकम है 10 लाख, आपके ऊपर उस इनकम में टैक्स लग जाता है। नहीं वैसे आने जा रहे हैं जी। चलो जितनी भी है 10 रुपये है, उस पर टैक्स लग रहा है। डॉक्टर साहब की इनकम में टैक्स लग रहा है, मेरी जितनी इनकम है, इनकम के लिहाज से टैक्स लग रहा है। तो ये मुकद्दस गए क्यों भाई? 7,500 अरब रुपये, 7,500 रुपये का GDP शेयर है रिटेल एंड होलसेल का, तो ये टैक्स दे रहे हैं 50-60 अरब। एग्रीकल्चर का शेयर है 10,000 अरब, वो दे रहे हैं 10-12 अरब टैक्स पूरे मुल्क में इनकम टैक्स। इसका मतलब हम ले नहीं रहे ना? नहीं ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे भाई? मैं जाके टैक्स रिटर्न जो है वो जाके FBR कहता है या लोग कहते हैं वो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पाकिस्तानी हो, कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, ये क्यों नहीं देते हो? टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग किधर हैं? एग्रीकल्चर की टैक्स रिटर्न किधर हैं? सूबे लेते हैं ना 97 का। आपने बराह रास्त तारक साहब से, मैं अभी तारक साहब से, ये आप तारक साहब से पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यार ये दोनों सेक्टर, होलसेल एंड रिटेल और ये एग्रीकल्चर, ये सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ के मजदूरों ने उठाया हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान उनका है, इनका नहीं है। सब कहते हैं कि जी हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, तो पकड़ना किसको है जी? गरीब आदमी को, शहर के फैक्ट्री वर्कर को, ये क्या इंसाफ है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें इन्होंने फंडामेंटली बिल्कुल ठीक की। पहली चीज़ ये कि स्कीमें क्यों आती हैं, स्कीमें क्यों आनी चाहिए। आप जब बात करते हैं तो वो स्कीमें फिर वही मसाइल पैदा करते हैं ना, जो डायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए गरीब भी दे रहा, दूसरा भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट स्कीमें ला रही है, इसका मतलब ये है कि वो एक अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रही है कि यार मैं तुमसे नहीं लेने के काबिल, मैं तुमसे नहीं ले पा रहा, तुम मेरे साथ डील कर लो, किस पे देते हो। अच्छा, इसके पीछे काफ़ी डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हुकूमत खुद जो कर्ज़े लेने जाती है ना IMF के पास, तो उनको स्कीमें बेचती है। पिछली जो स्कीम फेल हुई है, उस स्कीम को अगर आप पढ़ लें, जिस ताजर से आप साल में 1 रिटर्न नहीं ले सकते थे, आपने IMF में वो स्कीम प्रेजेंट की कि हम 13 रिटर्नें लेंगे। मैंने जब ये बात एक बहुत मशहूर कारोबारी लीडर से की, तो उसने कहा तुम्हें क्या मसला है, तुम तो इंटीग्रेटेड हो, तुम तो सारे पैसे देते हो, तुम्हारी तो हर ट्रांजैक्शन जाती है। तो मैंने कहा ये पैसे जो लिए हैं IMF से, ये जब कलेक्ट नहीं होंगे तो मेरा रेट बढ़ जाएगा। काजी साहब, जब वो पैसे लेते हैं ना, अभी 19% सेल टैक्स हो जाना है,
आप दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट सेल टैक्स रिकवरी वाले मुल्क हैं, इथियोपिया से नीचे हैं। सेल टैक्स आपने 19% लेना है और आपने बहुत सारी प्रोडक्ट को लग्जरी डिक्लेयर करके 25% सेल टैक्स ले रहे हैं। 100 में से 25 रुपए सेल टैक्स की मद में जा रहे हैं। तो पहली चीज़ ये कि स्टेट ये काम खुद करती है कर्जा लेने के लिए। आप और मैं बैंक में जाएंगे तो बैंक में एक विजिबिलिटी देंगे ना कि ये कारोबार है, ये आमदन है, ये रेवेन्यू है, आप हमें बैंक में लोन दे दें। वो बैंक वाला जब पढ़ेगा आपको पैसे दे देगा। अब अगर IMF पे आप जाके ये कहते हैं कि ये जो ट्रेडर कम्युनिटी से आपने इतने पैसे रिकवर करने हैं, ये स्कीम है 500 मिलियन दे दें, और आपको पता है ये रिकवरी नहीं होनी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये आपको अब मेरी बात से समझ आ चुकी होगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि 1959 का एक्ट है। आज हम 2026 में बैठे हैं। 1959 में टीवी नहीं था। जब टीवी आया ना तो 9 बजे बंद हो जाता था। अब आपकी नशरियात 24 घंटे चलती हैं और मैं वो टीवी पे नहीं देखता, मैं इस मोबाइल पे देखता हूँ। आज के दिन में क्रिकेट आज रात को आप कर रहे हैं, पैडल आप रात को कर रहे हैं, जिम आप रात को कर रहे हैं, एक्सरसाइज रात को कर रहे हैं। आपने 1959 के हिसाब से दुकान दिन को बंद करनी है। आप दफ्तर आज 4:40 पे सूरज गुरूब तुलू हुआ है, सुबह 4:40 पे। आपका क्राइसिस क्या है? इकोनॉमी का, एनर्जी का, सारी चीज़ों का। लेकिन आपने ये बैठ के डिबेट नहीं की कि यार स्कूल हम 6 बजे कर दें, दफ्तर सुबह 7 बजे कर दें, हम 4 घंटे जो ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पे एक फलसफा आ गया कि हमने जो कल्चर चेंज करना है ना, वो दुकान बंद करके करना है। भाई जिस बंदे ने दुकान बंद कर दी, आप घर चले गए, आप कहते हैं रेस्टोरेंट 11 बजे बंद होगा, बाकी चीज़ें खुली हैं, होम डिलीवरी खुली है, सब कुछ खुली है, वो रात को 2:30 बजे सोएगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी 8 बजे की रिस्ट्रिक्शंस आई, मॉलों ने टाइमिंग 11 बजे से 10 बजे कर दी। हमारी 10 और 11 के दरमियान 1 घंटे की ऑपरेशनल कास्ट टोटल कास्ट का 1.5% है और रेवेन्यू लेस देन 1% है। लोग ही नहीं आते। आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको डाटा दूंगा। ये सोचना कि मैं आपके घर का कल्चर दुकानदार तब्दील करेगा, वो नहीं हो सकता। नहीं, वैसे तो नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल सही फरमाया। हमारे साथ रही, एक छोटा सा ब्रेक, वक्फा लेते हैं। क्या सिस्टेमिक फेलियर है या ना? हमारी मैशत उठ नहीं पा रही, लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बड़े हुनरमंद लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, बट कुछ सिस्टेमिक है, इशू है हमारा। देखिए मसला बड़ा क्लियर है कि अभी सब ने बात की कि जी बड़ा टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि आपने जो 3 ट्रिलियन की एग्जम्पशनें दे रखी हैं वो किनको दे रखी हैं आपने। एक तरफ आप मुझसे इतना ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं, दुकानदार से कह रहे हैं ये टैक्स दे दो, सैलरी वाले को कह रहे हैं तुम 45%, और मुझे बता रहे हैं कि अदालतों में 6000 अरब के टैक्स केसेस। ये पता नहीं वो तो। अब देखिए वो जो एग्जम्पशंस पे ना IMF बात करेगा ना हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जम्पशनें किनको दी हुई हैं। ये तो टैक्स एक्सपेंडिचर का तो आप इकोनॉमिक सर्वे उठाएं, उसमें एक चैप्टर है टैक्स एक्सपेंडिचर और बताया हुआ है कि किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर हुआ। अब ये बड़ा मसला है कि रियासत का एक हिस्सा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने सूट पहने होते हैं और इस गर्मी में वहाँ हमें सर्दी लगती है जब मैं टी-शर्ट पहन के जाता हूँ। वो अजीब किस्म का पाकिस्तान है वो। और वो असम्बलियों में चले जाएँ, आप उनकी मीटिंग में चले जाएँ, आप किसी सरकारी अफसर के चले जाएँ, सूटेड बूटेड हैं। उन्होंने इस मौसम में भी उनको तो मैं तो चले मुझे नहीं मैं अफोर्ड कर सकूँगा तो मैं पंखा लगा लूँगा। भाई वो नहीं लगा सकते। वो कहते हैं भाई देखें हम लोन लेंगे, हमने तरक्की करनी लोन की बुनियाद पर, वो हमें मिल जाता है। दूसरा हमने टैक्स नहीं देना। आप मुझे बताएं कि इस रियासत में हम सारे इसलिए काम कर रहे हैं कि हम चंद लोगों की जो याशियाँ हैं उसको फ़ंड करें। इन्होंने एक दफ़ा कहा है कि जनाब इस याशियों को ख़त्म करने के लिए हम भी कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये टैक्स एक्सपेंडिचर हम कम कर देते हैं, अपने एक्सपेंडिचर भी कम कर देते हैं। अब मैं एक घर में गया, ज़ाहिर है एक सेक्रेटरी साहब से मिलने गया, उनका 6 एकड़ का, मैं तो हैरान रह गया भाई। मैंने कहा यार ये पहले 4 का होता है, नहीं मैंने 7 वाला भी ऐड कर लिया। मैं कहा यार मुलाजिम की तो कहता है, मुलाजिम को तो पूछो ही ना यार, 20-25 तो सिर्फ और सिर्फ माली हैं। 6 गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने कहा यार ये कौन पे कर रहा है? आप ही करते होंगे। जब फिर उसके बाद रियासत को लोन भी चाहिए, वो भी बैंक देने को तैयार है। तो रियासत में लोग मेहनती हैं, वसाइल बेहतरीन हैं, यहाँ के लोग इतनी मुश्किलात के बावजूद काम कर रहे हैं, उन पर सारे हम उनको सलूट करते हैं। मगर उनके साथ फिर वो जो ऊपर के लोग जिनको कैपेसिटी चार्जेस लेने हैं वो भी उनके दोस्त हैं, बगैर ऑर्डर के कैपेसिटी चार्जेस मिल जाते हैं। तेल लिया नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा नेम चले, नाम तो ना लें, क्या हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है कितने % IPPs उनके हैं?
देखिए जी, इस वक्त तो तकरीबन 80% उनके हैं, शुगर मिले उनकी हैं। अब मसला ये है यानी पॉलिटिकल एलीट जो हमें रूल करती जी, है, जी, बिल्कुल। 80% IPPs उनके हैं। जी, और वो कह रहे हैं कि जी देखें हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, आप हर चीज़, अब उनके लिए तो कौन सा पाकिस्तान, आप और मैं तो रोना रोएंगे अवाम के एंगल से, बिजनेसमैनों के एंगल से। कभी उनकी ज़िंदगी तो देखें, वो तो आप यूरोप में क्या, अमेरिका में, वो भी कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता, उनको भी खुद काम करने पड़ते हैं, वो अपना काम करना ही नहीं चाहते, उनका दरवाज़ा भी आके मुलाजम खोलता है भाई, आज भी वो अपना बैग भी उठाने को तैयार नहीं है सर। ये जो अंग्रेज़ हम पे वो ब्राउन साहब छोड़ गए ना, ये सब उनकी करामात हैं जो पाकिस्तान आज यहाँ पहुँचा। जी जी फरमाएं। काजी साहब, मैं इसमें ना एक और डिफरेंट डायमेंशन से आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। जी आपसे मुखातब हूँ। जी जी अब फरमाएं। तो हमने हुकूमत भी जुल्फ़िकार साहब बैठे हैं, ये इकनॉमिक्स के हवाले से एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। हम जब ट्रेड इंडस्ट्री में बैठते हैं ना, हमें 4 से 5 बंदे नज़र आते हैं जो इकॉनमी को समझते। आप एयर टाइम देख लें, बजट के 2 दिन 3 दिन आपकी नशरियात चली। मीडिया ने भी सेंसेशन और पॉलिटिकल चीज़ों के अलावा इकॉनमी को प्रेफरेंस ही नहीं दी। सही बात है। आप कहते हैं अभी बताओ, ये बताओ, ब्लैक एंड वाइट, ऐसा होता नहीं। चाइना में ये जो मैंने सूट पहना है ना, इस सेक्टर की इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए 30 साल लगे। कपड़ा कहाँ से बना, इसके साथ अस्तर कैसे बना, बटन कैसे बनेगा, ये काज की मशीन कहाँ से आई, ये इटली में एक्सपर्ट है, ये 30 साल लगे स्टेट को इसको करने के लिए, और आज इसके सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूसर है। और वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत सेंसिटाइज किया जाता है, तहम्मुल से बात होती है। मैं आपको हैरान कर देता हूँ, मैं जिस फैक्ट्री से माल लेता हूँ 25 साल से उसने रेट नहीं बदला। चाइना की? जी जी, 25 साल से। अभी इन्फ्लेशन भी है। आप क्यों बदलते हैं रेट? हाँ, मैं इसलिए बदलता हूँ, मेरा रोज़ डॉलर का रेट बदलता है, मेरी रोज़ टैक्स वैल्यू बदलती है, मेरी हुकूमत को रोज़ नया बुखार चढ़ता है। आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको कहूँ भाई, मैं जब 86 रुपये में उसे डॉलर में चीज़ ले रहा था, आप 386 में 286 में ले रहा हूँ, तो मेरा रेट तो बदलना ही बदलना है। इसलिए ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है। मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि जब इस डायलॉग और डिस्कशन को करें तो इसको पॉलिटिकल डायलॉग की तरह ना करें। भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात को ना, जो आप IPPs की बात कर रहे थे, मैंने इसके ऊपर 80% कह रहे हैं कि 80%। अच्छा, पता क्या, मैंने इस पर फिर काम किया ना। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ये है कि सच को ढूंढना, तलाश करना, इन्वेस्टिगेट करना, अगर हो तो फिर बताना। मैं इस पर काम किया बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सिर्फ सलमान का एक 60 मेगावाट का बगास का रमज़ान शुगर इंडस्ट्री के अंदर लगा हुआ प्लांट उसके नाम पे है। बाकी किसी सियासतदान का कहीं पे कोई प्लांट नहीं। जब शुरू में लगे थे तो उसमें आबद इमाम साहब भी थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब के ऊपर नाम पे है। यार फिर ये कौन ऐसे लोग हैं जो टचेबल ही नहीं है? ये पाकिस्तान की वो लीड है जिसको इशराफिया फ्रंटमैन है सियासतदानों के। नहीं यार, कंपनियां रजिस्टर्ड है, नाम पड़े हैं, डायरेक्टरशिप है। कंपनियां रजिस्टर होती हैं, आपकी ऑफशोर कंपनी भी रजिस्टर हो सकती है। यहाँ बैठ के मैंने डॉक्टर साहब एक देखा कि वो मैं काम कर रहा था ऑफशोर कंपनीज पे, तो उन्होंने कहा कि जी आपने अगर एक लाइब्रेरी कार्ड लेना है ना यूरोप और अमेरिका में, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बनस्बत आपको अगर ऑफशोर कंपनी में आपने 2 नहीं, ऑफशोर की बात नहीं, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बात काटूंगा। काजी साहब, जिस कैपिटल ड्रेन का आप जिक्र कर रहे थे ना, आपने एक सवाल किया था, ये पैसा बाहर कैसे गया? ये ऑफशोर कंपनियों के जरिए बाहर गया। उधर से उधर ही गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखें अगर उनके हैं भी तो डॉक्टर साहब उन्होंने निशान पीछे कोई नहीं छोड़ा। बेतु साहब, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नाम नहीं है। मैं काजी साहब उनके नाम पड़े से ज़्यादा हो गया है। मुझे ये स्टोरी 2012 में दुनिया टीवी में आपके साथ हमने सबसे पहले ये IPP का रोना रोया था। मैंने 97 में पहली खबर दी थी। हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको ना पुलिस का डर है, ना ब्यूरोक्रेसी का, ना कानून का। तो दे मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। और स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? पॉलिटिकल पावर से ही। आप तो सारी फंडिंग सर पॉलिटिकल जो होती है वो कौन करते हैं? फंडिंग पॉलिटिकल कौन? हाँ, जो पार्टियों को पैसे देते हैं। तो फिर रह के गया पीछे पीछे रह के गया। फाइव साहब से पूछे कि ये कौन है, इनके कोई मेंबर है, इनके ऊपर वाली को बुलाए। आसान काम आज ये है, आवाज नहीं आ रही। आसान काम ये है कि मासेस को टैक्स कर दो, बस। मुश्किल काम है इंडिविजुअल को पकड़ लो। वो इंडिविजुअल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसी पॉलिसी बना सकता हूँ जिसमें करोड़ों लोग मुतासर हो सकते हैं, और वो आके सिर्फ यही कहेंगे कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। इससे अगली बात वो नहीं करेंगे। जैसे हम बड़े खुश हैं कि 8 बजे से 9 हो गया। साहब, इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए।
और हर शोबे को अपने हिस्से का इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स देना चाहिए। मैं सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स तो माचिस पे भी लगा हुआ है। यार पानी की अब आप डब्बी पे भी सोलर लगा- को चलने नहीं देते कि यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आए। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि सोलर को और ईवी को लग्जरियस प्रोडक्ट में पार्क करें अब। नहीं, सोलर पे देखिए ये नाजी सोलर साहब, मैं थोड़ा सा आपकी बात से यहाँ पे थोड़ा इख्तलाफ ये करूँगा। आप कहते हैं लोग इनकम टैक्स नहीं देते, यहाँ तो एट सोर्स अभी इनकम हुई नहीं, उस पर टैक्स काट लिया जाए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अभी सेल हुई नहीं तो उस पर नहीं, सेल नहीं, टैक्स आप ले लेते हैं। फहीम साहब, मैं इस पे आपको ये नहीं कह रहा, मैं 50% इनकम टैक्स है टोटल का। देखे जो चलो कार साहब, आप किसी direct दिन मेरे taxes है। साथ खाना खाएं, मैं आपके साथ ना जो टैक्स की ब्रेकअप है ना, वो क्योंकि स्टेट नैरेटिव बना के मारती है, तो इसी तरह का नैरेटिव है, लोग टैक्स नहीं देते, ये नहीं देते, नहीं वो नहीं नहीं नहीं, देते। मैं ये कह Let's sit and talk this. देखिए मेरी बात से सेल या टैक्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही इनकम टैक्स की। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। ना, अगर आप दुकानदार हैं तो सेल टैक्स तो मेरे पे लगा, आप पे तो नहीं लगा ना, वो तो मैंने दे दिया। मैं कह रहा हूँ आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो क्यों नहीं देते आप? ये बात हो रही है। मैं तो देता हूँ सेल टैक्स। इस पे आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, आपके पास 40 लाख अगर कमर्शियल मीटर्स के ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ ना, वो इसलिए नहीं लगा हुआ कि मैं लगने नहीं देता, वो इसलिए नहीं लगा हुआ कि स्टेट उस नंबर को उतार के आपको पिनलाइज करती है। आपका 33% टैक्स 63% वसूल करती है, और हर इंडिविजुअल जिसको आप बदनाम कर रहे हैं या उसका नाम ले रहे हैं, जब उसका रियल टाइम टैक्स 30,000 रुपये महीना बनता है और बिजली के ऊपर आप 90,000 लेके उसको चोर कहते हैं, तो ये आसान काम है। ये आपको बात ठीक है, मैं इस पे खिलाफ नहीं कर रहा ना, मैं फहीम साहब से कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाईजान इकोनॉमिक जस्टिस जिसका जितना बनता है वो दे यार, बस बात खत्म। और ये स्टेट ले, लेकिन स्टेट भाई साहब बात फिर वहीं पे जाकर ख़त्म हो जाती है कि उस असम्बली में, उस गवर्नमेंट में, उसमें वही लोग जिनकी फंडिंग उधर से आ रही है। नहीं, ये गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। बाहर जाने वाली बात हो रही थी, आप कह रहे थे ये क्या ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग के जरिए पैसा बाहर जाता है या पैसा वैसे भी जो है वो हवाले के जरिए? जी जी बिल्कुल, आप भेजना चाहें तो यहाँ तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आप भेज सकते हैं पैसे को, लेकिन अब भी नहीं, वो स्टेट्स रिकग्नाइज करती हैं। मैं अगर दुबई में या कहीं जहाँ $11 बिलियन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है काजी साहब आपने। स्टेट कहती है हमारे पास पैसा आने चाहिए। ये जो दुबई में जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया लास्ट ईयर, सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर की वहाँ की इन्वेस्टमेंट अगर आप उठा के देखें ना तो $125 बिलियन की है एक साल की। रियल इस्टेट 125 बिलियन $। पाकिस्तान से हुई है? नहीं 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 नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया की। अच्छा, तो हमने कितना उसमें? जाहिर है हमारा मेजर यानी वहाँ की इन्वेस्टर का इंडिया और इसके बाद इंडिया के बाद पाकिस्तान मेजर इन्वेस्टर, दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क होगा डेफिनेटली पाकिस्तान। देखें, एक ये बहुत सारी रिफॉर्म्स का अभी हम जिक्र करें, IPP से हम थोड़ा सा हट के जो सेकंड बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, इस मुल्क का क्रॉनिक इशू है, ज़रा उसको भी तो अपने हाँ जी आप बनाएं, गुजार कर लेना, उसको भी थोड़ा सा उसका भी पोस्टमार्टम करें, जिसने हमारे मुल्क की इकोनॉमी को ख़राब किया है या तबाह किया है। देखें, आप लास्ट प्रोग्राम इस वक्त हम IMF के जो प्रोग्राम में हैं, अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में $7.2 बिलियन का ये प्रोग्राम है, और ये 37 मंथ की तकरीबन 3 साल से ज़ायद की ये मुद्दत बनती है। आपको पता है कि हम हर साल जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, जो SOEs जिन्हें कहा जाता है, कितना नुकसान करते हैं? 800 से 1000 अरब, ये बनता है 3.5। मैं तो साहब ज़रा अभी ये कैलकुलेशन मुझे अगर कहीं गलत हूँ तो तस्हीह कर दीजिएगा। 3.5 बिलियन $, पर एनम, तो 3 साल में कितना हुआ? 10 साढ़े 10 अरब $। तो आप ले कितना रहे हैं 3 साल में? $7.2 बिलियन। हम अपने आप को हमने ठीक करना नहीं, वो तो बस हमने वो मुझे जॉन एलिया याद आ गया कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी हम हर साल लो लीकेज जो हो रही है उसको देख ही नहीं रहे। वो $7.2 बिलियन लेते हैं, फिर हमने ये सारी सेंक्शन जो आज की जो नशिस्त में हम कह रहे हैं, वो कहती है जी कि हमें टैक्स बेस भी बढ़ाएं, वो कहती है जनाब आपने अपने जो इंडस्ट्रियल जोन भी आपने नहीं बनाने, आपने वो अपनी एक्सपोर्ट की फाइनल टैक्स रिजीम भी आपने बहाल नहीं करनी, आपने जितनी सैंक्शंस लगाने के बाद हम वो ले रहे हैं उनसे कर्जा, उससे कहीं ज़्यादा तो हम अपनी स्टेट मुझसे किसी ने कहा यार, हमने यहाँ पे अक्सर बहस होती है कि यार बड़ी सस्ती बेच दी आपने PIL, आप इसको मुफ्त भी बेच देते। यकीन करें, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया,
उसकी वजह ये है कि 70-80 हज़ार रुपये हर साल नहीं, लेकिन उसमें एक और बात है ना सर। सर, वो एक अलग चैप्टर में उसकी देखिए, डिबेट- उन्होंने जो लॉस था मेरी उसको बात- नेशनलाइज कर लिया। काजी साहब मेरी बात एक दफा कर लिया ना सर जी, वो मेरी 4 बात साल नहीं, सोचते हर रहते, साल- 4 गुना हो जाता। सर काजी हर साहब, हर साल उस साल- पे जो उन्होंने वो फंड बनाया है, वो हर साल हम उसको उस कर्जे को अब सर्विस करेंगे। काजी अच्छा, साहब, हमारी हर लूटमार साल- होगी। हर साल आप जान तो छूट PM गई, हर जान साल तो छूट नहीं छूटी ना सर। ड्रेन तो है ना कि जो आपने वो क्या फंड बना दिया बेतु साहब, आपने बहरहाल जितने भी आपने- उनको पार कर दिया, कर्जा पार कर दिया, उस पर हम अब सूद अदा करेंगे हर साल। और मैं आपके साथ फिगर शेयर कर लूंगा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, ये ना- एंटरप्राइजेज हैं, इनको फौरी तौर पे इनको प्राइवेटाइज करें। ये हुकूमत का काम नहीं है कारोबार चलाना, ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है, उनके हवाले करें। और मैं हैरान रह गया जी, फिर इस तरह करें ना, मेरे से पहले तो किसी ने सारे सवाल- सियासतदानों को कहें अपनी हाउसिंग सोसाइटियां बंद करें। हर किसी ने खोली हुई है, खुद तो वो कारोबार कर रहे सर हैं। इसको करेक्ट कर लेना। मुझे एक बात बताएं। सियासतदानों ने नहीं खोली, आपने- हाउसिंग वाले सियासतदान हो गए। आपने खुद प्रमोट किया रियल एस्टेट सेक्टर को। जब वो आप जो प्रमोट हो गया, हम कहते थे उस वक्त कि ये नॉन प्रोडक्टिव नहीं, इन्वेस्टमेंट मुझे है। आप एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप सरमायादार भी हैं, अल्लाह ताला आप इस मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हमने हाउसिंग प्राइवेटाइज की तो हाउसिंग माफिया बन गया, हमने चीनी प्राइवेटाइज की तो चीनी माफिया बन गया। और वो हमें मिनिस्टर बता रहे हैं जी कि ये इस दफ़ा जो उन्होंने दिहाड़ी लगाई है, चीनी जा रही है, 4 दिन की वापसी हो रही है और आ जा रहा है, तो उसमें हमें 300-350 का टीका लग गया। अब हम नेशनलाइज करें फिर मारे जाते हैं। अगर हम कहें यार इनको कारोबार करने दो, हमारी हाउसिंग का जो बेड़ा गर्क हुआ है। अब देखें ना, पहले से दूसरे 5 साला मनसूबे में रियासत का ये था कंसिडरेशन की हाउसिंग हमें देगी, और आइन में भी लिखा हुआ है 38D में कार्बन डॉक्टर साहब ये है कि हाउसिंग का वो टेक केयर करेगी। कुछ करने नहीं देंगे, प्राइवेटाइज करते ताम मारे जाते हैं, नेशनलाइज करते हैं हम ताम मारे जाते हैं। सर उसकी वजह ना, और मैं एक वजह तो बता रही हूँ। काजी साहब, आपने जो बात की है वो एक गवर्नमेंट आती है, हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट डे टू डे बदल जाए। आपने एक पॉलिसी बनाई है, अगली गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी बदल देती है। आप 10 साल की एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी और बिजनेस कम्युनिटी को दे तो सही। एक पॉलिसी आप आती है, 1 साल बाद वो दूसरा आपने रियल एस्टेट काजी साहब, आपसे सवाल पूछूं? आपने 40 ये जो प्राइवेटाइज जितनी भी हुई हैं, आपने मेरिट पे की हैं, आपने कार्टल्स को दी हैं, पहले दिन दी हैं। कार्टेल बना तो उसको दी हैं। मैं तो कहता हूँ आप कार्टेल को देते हैं, उसके बाद कहते हैं कार्टेलाइज हो गया। कार्टेल को कैसे बचाएं? कौन सा आपने कौन जब कहता है आप कार्टेल जब नहीं? हाउसिंग कैसे पता सोसाइटी चलेगा बना ये रहे थे, कार्टेल आप जब पता होता है, कंपोजिशन बता देती है। राना साहब, आप जब हाउसिंग डॉक्टर साहब सोसाइटी बना रहे आंसर थे, आपने ये देखा नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इससे हट होगा? दुनिया में तो मॉडल है, अब वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, हम अभी तक ओरिजेंटल है। पाबंदी लगाएं ओरिजेंटल जो आपकी कंस्ट्रक्शन है रियल एस्टेट सेक्टर में, आए वर्टिकल की तरफ। और बिल्कुल इसका मतलब ज़रूरी ज़मीनें पंजाब की बेतुसाब सर नहीं, उड़ानी है बिल्कुल सारी। पाबंदी होनी चाहिए। बात कोई ये- एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। सैगल साहब, भाई आपने साहब, बड़ा ये पॉइंट अभी रेस ना- किया। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि लाहौर में 33,000 हेक्टेयर ग्रीनरी थी। अच्छा, अब क्या रह गया जी? 3,000 हेक्टेयर, लेस देन दैट। आपने ये सिटी 33 से 3 पे आ गया। सिटी ऑफ गार्डन था, सिटी ऑफ कंक्रीट बना दिया है। और इसी से स्मोक बढ़ रही है। अब आप just need अरबों to रुपए imagine लगा के दरख्त लगा रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे तो इस्लाम में भी है कि आप नए शहर आबाद करें। आप इतनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट होगी? कैसे आपका लाहौर जो है, यहाँ से फसल बाहर एक्सपोर्ट होती थी, यहाँ से हम गंदम बाहर लेके जाते थे। अब लाहौर में जस्ट इमेजिन, ये वॉर वाला सिनेरियो और डिसेंट्रलाइजेशन की बात मैं करूँ, बड़ा सेंसिटिव है। जस्ट इमेजिन कि आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या बनेगा लाहौर का? डॉक्टर साहब, इज देयर एनी चांस ऑफ डिसरप्शन? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आफात तो आती रहती है, मगर वाकई शहरों के साइज़ इतने बड़े करना बगैर सोचे समझे। आप देखें, यूरोप की एक कामयाबी की वजह ये थी कि वो कभी शहरों के साइज़ बढ़ने नहीं देते हैं, और ये तो हमने भी सीखना चाहिए। ये आप बैठे हुए यही सोलर की हम भी प्लेट्स वगैरह इंपोर्ट ही करते हैं। हम यहाँ नहीं, किसी बनाने को तैयार है। हम क्यों नहीं बनाते? सर देखें, बनाए क्या क्या आपकी एनर्जी कॉस्ट की जो ऑलरेडी आपके जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रगलिंग है ड्यू टू एनर्जी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, स्किल सेट, आप हर जगह पे फेलियर्स हैं। तो आप कहते हैं कि आप वन फाइन डे प्लान कर लें, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। अच्छा, आप स्टार्ट कर भी लें, वैसे ही बंद कराना चाहते हैं IPPs वास्ते। नहीं जाए कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। पिछली गवर्नमेंट ने आपने मोबाइल के ऊपर इनिशिएटिव लिया था ना, मोबाइल बनाए, ये बनाए। आपने 41 साल हो गए गाड़ी की कार पॉलिसी बनाई हुई, आपने आज तक गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं की। ये वैसे जिस किस्म की गाड़ियां हमें ये बेचते रहे हैं,
ये एक्सपोर्ट हो भी नहीं सकती। तो आप देखें ना वो किसी मुझे बताया ना, ये जो मेरे एक मैं दोस्त नाम नहीं लेता, दुनिया में इतनी महंगी गाड़ी कहीं नहीं होती। इतनी घटिया थर्ड क्लास। मैंने डॉक्टर साहब एक गाड़ी ली, आप देखें जो लोकल गाड़ी है, एक गाड़ी के अगेंस्ट एक गाड़ी की कीमत स्टेट ले रही है। लग्जरी कार के ऊपर चल जाए, एक के अगेंस्ट 3 गाड़ियों की स्टेट बहुत बड़े कीमत टैक्स ले रही है। लगाए, बहुत। वो कीमत की कंपोजिशन को जब आप टोटल करते हैं, कहीं पे दुनिया में हुकूमत गाड़ी के अगेंस्ट गाड़ी के पैसे नहीं लेती, और वो क्वालिटी भी नहीं दे रहे। वो दे ही नहीं सकते ना। क्वालिटी नहीं। जब आपने वैल्यू का यानी वो अगर आप बाहर की बनी गाड़ी चलाएं ना, तो इधर की गाड़ी लगता है आप ट्रक चला रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। उसमें जब मेजर शेयर होल्डर देखें ना, मेरी इनवाइस का 25% अगर स्टेट ले जाएगी और मेरा प्रॉफिट 4.5% है, तो हुकूमत हिस्सेदार है, मैं तो उसका ईदी हूँ, मैं तो उसकी सर्विस कर रहा हूँ। सर उस पर जुल्म ये हुआ कि आपने कहा था जी कि ये डिलीशन प्रोग्राम 80% यहाँ पे ये बनाएंगे, और अरसा दराज एज ऑफ टुडे भी 80% नहीं है। नहीं वो थोड़े से पार्ट बना के यहाँ पे उसको बस कोई कर लेते हैं। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल का कोई सिर्फ value एक addition चीज़ रह गई छोटी सी, हमने उसको टच नहीं किया। जल्दी जिसमें ये पाकिस्तान का जो PSDP प्रोग्राम है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं सिर्फ दो मिसालें उसकी प्रोजेक्ट की दूंगा जो आ रहे हैं अभी। उसमें एक है कोयटा कराची N25, एक सड़क सड़क है, हाँ जी, इसकी कास्ट है 350 अरब। अच्छा, इसके मुकाबले में कोयटा कराची चमन का एक रेलवे ट्रैक भी है, इससे 3 गुना कम लागत पे बनता है और तेज़ रफ्तार बनता है, और फिर उसके बाद जितनी मर्जी चलाएं। सड़क ने हर साल टूटना है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे अरबों पे लगने हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है, ये इसको ML1 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, कराची से रोड़ी सखर। कराची से रोड़ी सखर ये $1.5-2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेके बन रहा है। साथ ही एक पॉलिटिकल प्रेशर पे कराची। अच्छा मेरे साहब, आप मुझे एक खबर और देना, मुझे ये बताएं, मुझे एक खबर किसी ने बताई कि जिसने हमारी मोटरवे बनाई थी, ये वाली डाइवो का जो चीफ था, उसने 5 साल जेल कोरिया में क्यों काटी थी? ये जो सेक्रेटरी नहीं है, वो क्या नाम है उनका, ये नहीं, उन्होंने जो वहाँ पे सफीर भी थे, उन्होंने मैं खबर बताई। यार मेरी बात सुन, यार हमारे मुल्क में वो तरक्की करके गया, तुझे अंदर करता है। देख मेरी बात सुने, ये अब चाइना की कंपनी ZTE के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस्तीफा क्यों दिया? अमेरिका में उसको $1.5 अरब का फाइन क्यों हुआ? $150 अरब का, यानी $117 बिलियन का फाइन क्यों हुआ? ये मैं आपसे पूछूं, बताएं। नहीं तो फिर आपका वो किधर है, वो क्या जो कहते हैं आपके कमीशन और वो SCCP तो हर जगह चलता है, और सारे वो किधर है आपके? वो इधर ही चलता है, उधर भी चलता है, हर जगह चलता क्लोजिंग। है। अच्छा भाई साहब, ये वन लाइनर ये है कि मैं कह रहा हूँ कि सब ने अपने अपने को ठीक करना है, एक दूसरे पे मलबा नहीं डालना। ये मलबा डालने का तरीका ख़त्म करें तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। अब आप जिस निज़ाम की बात करते हैं, वो निज़ाम पता नहीं आना नहीं आना, नहीं आना, इस निज़ाम को ही चलाएं, लेकिन इस तरह से चलाएं कि थोड़ा सा इंसाफ हो जाए। चलें, बहरहाल इस सेशन को हम क्लोज़ करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा फ़हीम रहमान सहगल साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब, डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आफाक अली साहब और राना तारिक महबूब साहब का। हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, शायद हमारी आवाज़ कहीं सुनी जाए और कुछ बेहतरी की तरफ हम चल पड़ें। मगर फ़िलहाल जो हालात हमारे इतने बिज़नेस इंडस्ट्री के लोग और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो कोई ज़्यादा खुशगवार सूरत हाल नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।